विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों का टॉपिक शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि की स्त्राव के बारे में समझा था। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये वो ग्रंथि है जो समस्त ग्रंथियों के स्त्राव को नियंत्रित करने का कार्य करती है। इस ग्रंथि से वे हार्मोन उत्पन्न होते हैं जो समस्त ग्रंथियों के स्त्राव को बढ़ाने या घटाने का कार्य करते हैं। आज हम उससे आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे शरीर में और कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि के बाद मस्तिष्क में अगली ग्रंथि वो है पीनियल ग्रंथि। यह ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के अग्रभाग में पाई जाती है और इस ग्रंथि से मेलेटोनिन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है। यह मेलेटोनिन हार्मोन हमारे त्वचा के वर्ण को निर्धारित करता है तथा जननांगों के परिपक्वन में यह सहायता करता है। और तीसरा इसका कार्य होता है कि यह हमारे शरीर में जैविक घड़ी की तरह कार्य करता है, अर्थात हमें समय पर जगाने और समय पर सुलाने का यह हार्मोन कार्य करता है। तो अगली ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि इसकी स्थिति कहाँ पर होती है? तो ये मस्तिष्क के अधर तल पर होती है। अधर तल पर, अधर भाग, मस्तिष्क का कौन सा भाग? तो हम यहाँ कह सकते हैं अग्र मस्तिष्क में। अग्र मस्तिष्क के अधर भाग में यह ग्रंथि स्थित होती है। इस ग्रंथि से हार्मोन कौन सा उत्पन्न होता है? तो इस ग्रंथि से उत्पन्न हार्मोन का नाम है मेलेटोनिन हार्मोन। यह मेलेटोनिन हार्मोन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? तो यह हार्मोन हमारे शरीर में सबसे पहले त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। त्वचा के रंग का निर्धारण। दूसरा, यह जननांगों के परिपक्वन में सहायक होता है। परिपक्वन में यह सहायक है। तीसरा, ये जो हार्मोन होता है हमारे शरीर में जैविक घड़ी के समान कार्य करता है। यह हार्मोन हमारे शरीर में जैविक घड़ी का अर्थ होता है कि समय पर हमें सुलाने और समय पर हमें जगाने का कार्य करता है। तो मस्तिष्क में तीसरी ग्रंथि का नाम है पीनियल ग्रंथि। यह ग्रंथि हमारे शरीर में मेलेटोनिन नामक एक हार्मोन का स्त्राव करती है और यह हार्मोन हमारे शरीर में त्वचा के वर्ण का निर्धारण करता है। दूसरा, यह हार्मोन हमारे शरीर में जननांगों के परिपक्वन में सहायक होता है और तीसरा इसका कार्य है कि यह जैविक घड़ी के समान कार्य करता है। इसके पश्चात अगले नंबर पर हम आते हैं कि गले में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ। गले में हमारे मुख्य रूप से थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। थायराइड के अंदर एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है पैराथायराइड ग्रंथि। थायराइड जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि को सबसे पहले 1665 में हम कह सकते हैं थॉमस वॉर्टन नामक वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले खोजा था, देखा था। यह जो ग्रंथि होती है हमारे शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि वह थायराइड ग्रंथि होती है। इसकी स्थिति को देखें तो यह ग्रंथि हमारे श्वसन नली, जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, इसके दोनों ओर यह पाई जाती है। कंठ के ऊपर यह ग्रंथि श्वसन नली के दोनों ओर स्थित होती है। दो अलग अलग लॉब के रूप में, पालियों के रूप में यह पाई जाती है और इसका आकार एच के समान होता है। हल्के गुलाबी रंग की यह ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि से दो प्रकार के हार्मोन उत्पन्न होते हैं। पहला T3 हार्मोन जिसे
आयोडो थायरोनिन, और दूसरा होता है T4 जिसे ट्राई आयोडो टेट्रा आयोडो थायरोनिन कहते हैं। ये जो हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। ये जो ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि लगभग सभी कशे रोगियों में पाई जाती है, लेकिन उसकी स्थिति अलग अलग होती है। तो इस हार्मोन को टेट्रा आयोडो थायरोनिन हार्मोन को हम थायरोक्सिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। यह हार्मोन हमारे शरीर में कोशिकीय उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को, मेटाबॉलिक रिएक्शन को यह हार्मोन नियंत्रित करता है। तो इस हार्मोन का पहला कार्य है कोशिकीय उपापचयी क्रियाओं को यह नियंत्रित करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को यह नियंत्रित करता है। दूसरा, शुद्धांत्र से ग्लूकोज के अवशोषण को यह नियंत्रित करता है। तीसरा इसका कार्य है कि यह हार्मोन आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। रेड ब्लड कार्पल्स के निर्माण में यह हार्मोन सहायता करता है। इसी तरह से कोशिकीय ऑक्सीजन ग्रहण करने की शक्ति को, क्षमता को यह हार्मोन बढ़ाता है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया सक्रिय होते हैं और अधिक मात्रा में एटीपी के रूप में ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। यह हार्मोन हमारे शरीर में कम हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस हार्मोन के अंदर हम देखें तो थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में अगला जो हार्मोन हमने देखा उसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। या पहले हम देखें थायराइड ग्रंथि। थायराइड जो ग्रंथि है कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। गले में श्वसन नली जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया, कि दोनों ओर स्थित होती है। ट्रैकिया की दोनों ओर दो पालियों के रूप में यह पाई जाती है। पालियों के रूप में यह ग्रंथि पाई जाती है। और इस ग्रंथि का आकार कैसा होता है? तो इसका जो आकार होता है यह एच के समान होता है। इसकी विशेषता है कि यह ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। इसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार हमने कहा एच आकार के समान। इसका रंग कैसा होता है? उसका रंग होता है हल्का गुलाबी। यह हल्की गुलाबी रंग की ग्रंथि होती है। अब बात करते हैं कि इस ग्रंथि से कौन से हार्मोन उत्पन्न होते हैं। तो इस ग्रंथि से उत्पन्न हार्मोन, थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन उत्पन्न होते हैं वो दो प्रकार के हैं। ट्राई आयोडो थायरोनिन, जिसे हम T3 कहते हैं। दूसरा होता है टेट्रा आयोडो थायरोनिन, जिसे हम T4 कहते हैं। ये जो T4 होता है इसे ही हम थायरोक्सिन के नाम से जानते हैं। यही थायरोक्सिन हार्मोन कहलाता है। थायरोक्सिन हार्मोन की विशेषता को देखें तो इस थायरोक्सिन हार्मोन में 65% इसमें आयोडीन पाई जाती है, तथा अन्य जो 35% है वो इसमें थायरोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है।
थायरोसिन प्रोटीन, या हम कह सकते हैं अमीनो अम्ल, इसमें पाया जाता है। तो इस हार्मोन के संश्लेषण के लिए हमारे भोजन में आयोडीन तत्व का होना अति आवश्यक होता है। यह हार्मोन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? तो इस हार्मोन के कार्य, पहला कार्य है कि यह हमारे शरीर में उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। पहला इसका कार्य होगा कि यह उपापचय क्रियाएं अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इसके हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं को, मेटाबॉलिक रिएक्शन को यह नियंत्रित करता है। दूसरा इसका कार्य कि यह हार्मोन हमारे शुद्रांत्र में ग्लूकोज के अवशोषण को बढ़ाता है। तीसरा, यह आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स के निर्माण में सहायता करता है। कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन की खपत को यह हार्मोन बढ़ाने का कार्य करता है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया अधिक मात्रा में एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करती है। ये इसके प्रमुख कार्य हैं। यदि हमारे भोजन में आयोडीन तत्व की कमी हो जाती है तो इस हार्मोन का संश्लेषण प्रभावित होता है। तो इस हार्मोन का संश्लेषण प्रभावित होने से हमारे शरीर में ये जैविक क्रियाएं तो प्रभावित होती है, लेकिन इसके साथ कुछ कार्यात्मक रोग वह उभरने शुरू होते हैं। तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला जो रोग होता है, पहला जो रोग है वह रोग है गलगंड। गलगंड जिसे घेंगा रोग कहते हैं, जिसे गॉइटर भी कहा जाता है। अभी गॉइटर रोग होता क्या है? तो गॉइटर रोग का अर्थ है कि थायराइड ग्रंथि के आकार में असामान्यता, थायराइड ग्रंथि के आकार का बढ़ना, जिससे ग्रंथि हमारे गले में सूजकर लटक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण माना जाता है कि जब हमारे भोजन में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है तो इस थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण मंद हो जाता है, धीमा हो जाता है, घट जाता है। रक्त में इसकी मात्रा कम हो जाती है और जिसके प्रभाव से पीयूष ग्रंथि थायराइड प्रेरक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन को वो सक्रिय करती है और जिसका प्रभाव थायराइड ग्रंथि पर पड़ता है और ये थायराइड ग्रंथि सक्रिय होकर थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण करती है। लेकिन रक्त में आयोडीन की पहले से कमी है, तो ये जब थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण करती है तो कोशिकाओं में बहुगुणन होना प्रारंभ हो जाता है, कोशिकाओं में वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाती है। कोशिकाओं में उपस्थित जो आयोडीन है वो निकलकर बाहर आ जाता है, जिससे इन कोशिकाओं का आकार बढ़ जाता है और यह कोशिका बहुगुणित हो जाती है। तो कोशिकाओं के बहुगुणित होने से ग्रंथि यह गले में सूजकर लटक जाती है, जिसे गलगंड, घेंगा या गॉइटर रोग कहते हैं। तो गलगंड, घेंगा या गॉइटर रोग आयोडीन की कमी से होता है। दूसरा जो रोग है वो रोग है जड़ वामनता। जड़ वामनता, ये जड़ वामनता रोग यदि कोई गर्भवती महिला, उसके भोजन में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है तो उसका प्रभाव उसके भ्रूण पर दिखाई देता है। जो गर्भ में भ्रूण विकसित हो रहा है उस भ्रूण का मानसिक विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, जिससे जो बालक उत्पन्न होगा वो पूरी तरह से जड़ बुद्धि या मंद बुद्धि होता है और इसके साथ उस बालक की लंबाई बढ़ना वह रुक जाती है। इसे कहते हैं जड़ वामनता रोग। तो दूसरा है जड़ वामनता। जड़ वामनता के बाद तीसरे नंबर पर आता है मिक्सीडिमा रोग। मिक्सीडिमा रोग, यह रोग वयस्क में यदि आयोडीन की कमी होती है तो उसके शरीर में
कुछ प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जैसे कि हृदय की धड़कन वह कम हो जाती है, रक्तचाप वह घट जाता है, शरीर के अंदर अधिक थकावट रहती है तथा त्वचा के नीचे जल जमा होना शुरू होता है, जिससे त्वचा मोटी हो जाती है, पलके और होठ मोटे हो जाते हैं तथा जनन क्षमता वह प्रभावित होती है। इसे मिक्सिडिमा रोग कहते हैं और इस रोग के निदान के लिए चिकित्सक की सलाह अनुसार आयोडीन तत्व को लिया जाता है या थायरॉक्सिन हार्मोन को लिया जाता है। इसके बाद चौथा रोग है हाशिमिटो रोग। हाशिमिटो रोग जब थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव बहुत अधिक कम हो जाता है, अत्यधिक कमी की स्थिति में जो औषधि दी जाती है, चिकित्सक की सलाह अनुसार थायरॉक्सिन हार्मोन को बढ़ाने के लिए जो औषधि दी जाती है वह औषधि इस ग्रंथि के लिए एक विष की तरह कार्य करती है और जिससे ये ग्रंथि धीरे धीरे अपने आप को ही समाप्त कर देती है। इसे हाशिमिटो रोग कहते हैं। तो ये प्रमुख 4 रोग इस थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से उत्पन्न होते हैं। पहला रोग वो है गलगंड, घेंगा या गॉइटर। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि के आकार का बढ़ना, ग्रंथि का फूल कर लटक जाना, इससे कहते हैं गलगंड, घेंगा या गॉइटर रोग। जड़ वामनता, यह रोग यदि कोई महिला गर्भवती है, उसके भोजन में आयोडीन तत्व की कमी होती है तो उस कमी के प्रभाव से उसके गर्भ में विकसित हो रहे शिशु पर इसका प्रभाव दिखाई देता है। शिशु पूरी तरह से मंदबुद्धि और वामन होता है, इसे कहते हैं जड़ वामनता। मिक्सिडिमा, यह वयस्क में आयोडीन की कमी से उत्पन्न होता है, जिसे ठीक किया जा सकता है। और हाशिमिटो रोग जिसे हम कह सकते हैं कि थायराइड का आत्महत्या, अर्थात इस रोग में थायराइड ग्रंथि अपने आप को ही नष्ट करती है। ये इसके प्रमुख रोग थायराइड ग्रंथि के बारे में। थायराइड ग्रंथि को हम देख सकते हैं इस चार्ट के अंदर, हमारे गले के अंदर श्वसन नली के दोनों ओर यह 2 लॉब के रूप में, पालियों के रूप में पाई जाती है। इसके बाद इसी ग्रंथि में एक और ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं पैराथायरॉयड ग्रंथि। पैराथायरॉयड जो ग्रंथि है, यह ग्रंथि 4 अलग अलग लोब के रूप में, पालियों के रूप में पाई जाती है। यह ग्रंथि पैराथार्मोन नामक एक हार्मोन का स्त्रावण करती है। यह हार्मोन हमारे रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को या कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ये जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि का भार, पैराथायरॉयड ग्रंथि का भार औसतन 0.5 ग्राम होता है, जबकि थायराइड ग्रंथि का जो भार होता है वह 20 से 25 ग्राम होता है। यह सबसे बड़ी हमारे शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो थायराइड ग्रंथि में पाए जाने वाले ग्रंथि है पैराथायरॉयड ग्रंथि। यह ग्रंथि 4 लॉब के रूप में, बिंदुओं के रूप में, पालियों के रूप में पाई जाती है। कहाँ? थायराइड ग्रंथि में। इस ग्रंथि से उत्पन्न हार्मोन का नाम है पैराथार्मोन हार्मोन। यह हार्मोन हमारे रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यदि इस हार्मोन की अधिकता होती है तो भी हमारे शरीर में क्रियात्मक रोग उत्पन्न होता है। यदि इस हार्मोन की मात्रा हमारे शरीर में घट जाती है तो भी हमारे शरीर में क्रियात्मक रोग उत्पन्न होता है। यदि इस हार्मोन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है, पैराथार्मोन हार्मोन की मात्रा यदि हमारे रक्त में बढ़ जाती है तो रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की सांद्रता वह बढ़ जाती है। हड्डियों से कैल्शियम और फास्फेट या फास्फोरस निकलकर रक्त में आ जाता है और जिससे हड्डियाँ वह छिद्रित हो जाती है, कोमल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, मृदु हो जाती है, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस या अस्थि मृदुता रोग कहते हैं। और यदि इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की सांद्रता वह कम हो जाती है। यह कैल्शियम और फॉस्फेट फिर कहाँ जाता है? तो यह कैल्शियम और फॉस्फेट रक्त से निकलकर मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिससे मांसपेशियों
का जो लचीलापन है वह समाप्त हो जाता है, जिससे रोग उत्पन्न होता है, जिसे टिटेनी या टिटनस रोग कहते हैं। तो ये है पैराथार्मोन हार्मोन के कार्य। तो यदि हम उसको लिखें, देखें, अगली ग्रंथि है पैराथाइरॉइड। पैराथायराइड ग्रंथि, ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि में। इसका जो स्थान है, इसकी स्थिति है वह है कि यह ग्रंथि थायराइड, यह ग्रंथि में ही पाई जाती है। किसके रूप में? 4 ये लोब के रूप में, 4 बिंदुओं के रूप में, 4 लोब के रूप में, पालियों के रूप में, 4 बिंदुओं के रूप में। पाली हम कह सकते हैं कि बिंदुओं के रूप में यह ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि से उत्पन्न हार्मोन का नाम है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन हार्मोन। यह पैराथार्मोन हार्मोन क्या करता है? यह पैराथार्मोन हार्मोन का कार्य है कि रक्त में कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा का संतुलन, मात्रा का यह हार्मोन संतुलन करता है। यदि इस हार्मोन की अधिकता हो जाती है, अधिकता से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इस हार्मोन की अधिकता से उत्पन्न रोग का नाम है अस्थि मृदुता, ऑस्टियोपोरोसिस। अस्थि मृदुता या ऑस्टियोपोरोसिस। अस्थि मृदुता रोग में क्या होगा कि हड्डियों में उपस्थित कैल्शियम और फास्फोरस वह निकलकर रक्त में आ जाता है। रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की सांद्रता बढ़ जाती है और जिसके प्रभाव से हड्डियां कोमल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। जब रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा बढ़ती है तो इसका प्रभाव हमारे शरीर के कोमल अंगों पर भी दिखाई देता है। हमारे शरीर के कोमल अंग जैसे कि पित्ताशय और वृक्क में पथरी बनना शुरू हो जाता है। तो इस हार्मोन की अधिकता से पित्ताशय और वृक्क में स्टोन या पथरी भी बननी शुरू होती है। तो दूसरा इसका कार्य होगा कि पित्ताशय एवं वृक्क में स्टोन का बनना, पथरी का बनना। यह इसका अधिकता से उत्पन्न प्रभाव। और इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो भी हमारे शरीर में क्रियात्मक रोग उत्पन्न हो जाता है। वह रोग है टिटेनी। तो इसकी कमी से भी इसकी कमी हो जाती है तो कमी से उत्पन्न रोग होगा टिटेनी। टिटेनी रोग में क्या होगा कि रक्त में उपस्थित कैल्शियम और फास्फोरस वह निकलकर मांसपेशियों में निक्षेपित हो जाता है, जमा हो जाता है, जिससे मांसपेशियों में जो लचकता है वह कम हो जाती है। मांसपेशियां अधिक सख्त और कठोर हो जाती है, जिसे टिटेनी रोग कहते हैं। तो ये हमने देखा गले में पाई जाने वाली ग्रंथि के बारे में। अब हम देखते हैं इससे आगे हृदय के समीप पाई जाने वाली ग्रंथि। हृदय के समीप हमारे वक्ष स्थल में ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। यह थाइमस ग्रंथि थायमिन नामक एक हार्मोन का स्रावन करती है। यह हार्मोन हमारे रक्त में लिम्फोसाइट को बढ़ाने का कार्य करता है, अर्थात हमारे शरीर में यह हार्मोन एक प्रतिरक्षा का कार्य करता है। इस ग्रंथि की विशेषता है कि यह ग्रंथि छोटे बालकों में अधिक विकसित होती है, अधिक बड़ी होती है। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है वैसे वैसे इस ग्रंथि का आकार धीरे धीरे घटना शुरू होता है। तो अगली हमने ग्रंथि, उसका नाम है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि थाइमस ग्रंथि इसकी स्थिति होती है कि यह हृदय के पास पाई जाती है, हृदय के समीप।
इस ग्रंथि से उत्पन्न हार्मोन का नाम है थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन। यह थाइमोसिन हार्मोन क्या कार्य करता है? तो यह हार्मोन लिम्फोसाइट कोशिका को, लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट कोशिका WBC का ही प्रकार है, वाइट ब्लड सेल का ही एक रूप है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में यह वृद्धि करती है, जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का अर्थात रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाने का यह कार्य करती है, प्रतिरक्षा का कार्य। इस ग्रंथि की विशेषता कि यह ग्रंथि छोटे बालकों में अधिक विकसित होती है। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है वैसे वैसे इस ग्रंथि का धीरे धीरे ह्रास हो जाता है। तो इसकी विशेषता है कि बालकों में यह अधिक विकसित होती है। अधिक विकसित ग्रंथि है वह है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि के पश्चात अगली जो ग्रंथि है वह ग्रंथि है हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी हुई, वह है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है। इस ग्रंथि से एंजाइम का स्राव सीधा ही हमारी छोटी आंत में होता है तथा कुछ हार्मोन का स्राव सीधा ही रक्त में किया जाता है। इस ग्रंथि में कुछ विशेष प्रकार की कोशिका जिसे लैंगरहैंस द्वीप समूह कहते हैं पाई जाती है। इस लैंगरहैंस द्वीप समूह में प्रमुख रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका या गामा कोशिका। ये जो कोशिका होती है अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका, इन कोशिकाओं के द्वारा अलग अलग हार्मोन्स का, पॉलीपेप्टाइड का स्राव सीधा ही रक्त में होता है। पहली अल्फा कोशिका यह ग्लूकागोन नामक पॉलीपेप्टाइड या हार्मोन का स्राव करती है। दूसरी बीटा कोशिका जो इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव सीधा रक्त में करती है। तीसरा है गामा कोशिका जो सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का यह स्राव करती है। इसमें हमारे शरीर में जो प्रमुख है वो है इंसुलिन हार्मोन। यह इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो अग्नाशय ग्रंथि का पूरा कार्य क्या होगा? तो अग्नाशय ग्रंथि का पूरा कार्य होता है कि यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करने का कार्य करती है। कार्बोहाइड्रेट का उपापचय ये इस अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इंसुलिन हार्मोन हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का कार्य करता है। भोजन करने के उपरांत जब इसका पाचन होता है तो रक्त में बढ़ी हुई ग्लूकोज की सांद्रता को यह ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। यह ग्लाइकोजन हमारे यकृत में भोजन के रूप में संग्रहित होता है।